हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। फाइनली जो हम इतने दिनों से अपनी तिगड़म कर रहे थे साइंटिफिक टेक्निक्स इन आर्कियोलॉजी के टॉपिक में, और इस पैराग्राफ से हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी साइंटिफिक टेक्निक्स थी, इतनी सारी तिगड़म थी जिसको समझना एक बार के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। और इस पैराग्राफ ने लिटरली हमें साइंटिस्ट ही बना दिया था एक तरीके से, कि हमें ऐसा लगने लगा था कि हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट बनकर। लेकिन फाइनली अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। और अब हम साइंटिफिक टेक्निक्स एंड आर्कियोलॉजी के टॉपिक में कुछ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। और उन एक एक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को समझना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी साइंटिफिक टेक्निक्स को समझने के बाद। जहाँ तक साइंटिफिक टेक्निक्स की बात है तो ऊपर वाला जो पैराग्राफ था प्लस ये वाली जो टेबल थी, ये हमारी काफ़ी हद तक कवर हो चुकी है। मैंने सारी नहीं बोला कि कवर हो चुकी है, काफ़ी हद तक कवर हो चुकी है। डिस्कशन में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम नियर फ्यूचर के अंदर बाकी जो हमारी ये रह गई हैं डिस्कस करना, पेलियोमैग्नेटिक डेटिंग टेक्निक, एमिनो एसिड एनालिसिस, डेंड्रोक्रोनोलॉजी तो मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही जब हम लोग कार्बन 14 डेटिंग मेथड के बारे में कर रहे थे कि ट्री रिंग से भी, जो पेड़ के अंदर जो रिंग्स होती है ना ऐसे ऐसे करके, उससे भी एज को पता लगाया जाता है कि कितनी रिंग्स बनी है। इस चीज़ का इंसाफ जो है वो जब आप पेड़ को काटते हो तो उससे हमें पता लग जाता है, और वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है क्लाइमेट को या एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से डिकोड करके बता दिया था। और इसके अलावा जो एक चीज़ रह जाती है, ये भी हम वैसे डिस्कस कर ही चुके हैं, ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड या फिर इंफ्रारेड स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस, थर्मोल्यूमिनेसेंस की जो टेक्निक हमने करी थी। लेकिन ये थर्मोल्यूमिनेसेंस इस ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस से, या जिसको हम इंफ्रारेड डेटिंग टेक्निक भी कहते हैं, उससे थोड़ी सी अलग होती है। ये वाली बातें हम नियर फ्यूचर में कर लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमें समझनी है कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स से भी ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो कॉन्सेप्ट्स एंड मीनिंग्स कुछ हमें समझने हैं, जो कि ब्लैक कलर में यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, लाइक पेलियो बोटानिकल स्टडीज़, ठीक है, या फिर बोटानिकल मेथड, फॉलन एनालिसिस, पेलियो पैथोलॉजी, होमिनिन इवोल्यूशन, पेलियो ऑन्टोलॉजी, ठीक है, और आर्क्योमेट्री। तो आज की क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो इस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, आर्कियोमेट्री से। और ये एक एक कॉन्सेप्ट जो है ये आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। यूजीसी नेट के पेपर में तो इसकी रेलेवेंस है ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में तो हाईलाइट करना ही क्या। लेकिन दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं वनडे एग्जाम्स, उसके अंदर भी ये वाले कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं स्टूडेंट्स की बेसिक नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, बिकॉज जर्नल बुक्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें गिवन नहीं होती हैं जब आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हो, ठीक है। तो अभी तक एनसीईआरटी और अपनी फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस में जितनी भी नॉलेज हम गैदर कर चुके हैं, ये टर्म्स आपके लिए इंग्लिश वर्जन में नहीं हो सकती हैं, न्यू हो सकती हैं, लेकिन इसका अगर हम मीनिंग डिकोड करेंगे तो आप कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर पाओगे। अब ये मैं बातें क्या कह रहा हूँ, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको चीज़ें आराम से समझ में आने लगेंगी। और आज की क्लास में, या फिर इनफैक्ट अगर मैं बात करूं साइंटिफिक टेक्निक्स एंड आर्कियोलॉजी के ये टेक्निक्स वाले पार्ट के बाद जो ये टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी प्लस 6 क्लास की जो तमिलनाडु की जो बुक है उसकी नॉलेज अगर आपको कंठस्थ है तो आपको बहुत अच्छे से आज की क्लासेस और आज के बाद जो भी क्लासेस होने वाली हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपनी डिस्कशन को। आर्कियोमेट्री, हमने ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर जितनी भी साइंटिफिक टेक्निक्स थी वो कवर कर लिए। अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की, और पहला हमारा कॉन्सेप्ट है आर्कियोमेट्री। सबसे पहले दोस्तों मैं आर्कियोमेट्री का आपको डिक्शनरी मीनिंग समझाना चाहूँगा, जो कि यहाँ पर गिवन तो है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर गिवन है। पहले बेसिक गूगल मीनिंग जो इसका निकल कर आता है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। देखो आर्कियोमेट्री का मतलब ये, देखो इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको जो मेट्री वर्ड दिख रहा है ना वो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री से कनेक्टेड है। और ज्योमेट्री के अंदर हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, बेसिकली वी कैलकुलेट समथिंग, राइट। और आर्क्यू वर्ड गिवन है तो यानी कि हम किसी चीज़ को जो कैलकुलेट कर रहे हैं इट इज़ कनेक्टेड विद ओल्ड एज
या फिर ओल्डन टाइम या ओल्डन एरा, ठीक है, ओल्ड एरा। तो क्या मतलब होता है इस वर्ड का जब हम बोलते हैं आर्क्योमेट्री? आर्क्योमेट्री कुछ नहीं है, बहुत सिंपल मीनिंग है इसका। जब आप किसी चीज़ की एप्लीकेशन करते हो, किस चीज़ की? बड़ी सारी साइंटिफिक टेक्निक्स की जब आप एप्लीकेशन करते हो, साइंटिफिक टेक्निक्स को जब आप अप्लाई करते हो, किस पर्पज से? जो भी आर्कियोलॉजिस्ट को अवशेष मिले होते हैं जिनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स या फिर आर्कियोलॉजिकल मटेरियल, उसको डेट करने के लिए। डेट करने का मतलब है सिंपल भाषा में उसकी एज को पता लगाने के लिए। तो ऐसे साइंटिफिक टेक्निक्स को जब आप यूज़ करते हो, जब खुदाईकारों ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने या दुनिया के किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट ने कहीं पर भी खुदाई करके कुछ अवशेष निकाले हो, उसकी बेसिकली आप एज को, उसकी डेट को पता लगा रहे हो कि कितने टाइम में पुराने हैं, कब ये बनाए गए होंगे इंसानों के द्वारा, कैसे बने होंगे, कुदरती रूप से हमें कैसे मिल रहे हैं, बेसिकली इसकी एज कितनी पुरानी है, उसकी कैलकुलेशन को, उसकी स्टडी को हम कहते हैं आर्क्योमेट्री। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इस मीनिंग के बारे में, ठीक है। हमें ये तो समझ में आ गया कि साइंटिफिक टेक्निक्स को अप्लाई करना बड़े सारे आर्कियोलॉजिकल मटेरियल की डेट या एज को पता लगाने के लिए, उसको हम कहते हैं आर्क्योमेट्री, ठीक है। आर्क्योमेट्री का मीनिंग अगर हम डिटेल में डिकोड करें तो इसका एक मतलब ये भी निकल कर आता है कि यहाँ पर आप जो आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग देयर एज, आप ये भी पता लगाने की कोशिश करते हो कि वो जिस भी प्लेस में मिले हैं उधर उनका किस प्रकार का ओरिजिन है, ठीक है, कैसे वो इमर्ज हुए होंगे और सरकमस्टांसेस क्या रहे होंगे उनके ओरिजिन के। अब सरकमस्टांसेस में दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, या तो वो प्राकृतिक रूप से नेचुरली बने हो, उनकी अकरेंस जो है वो नेचुरल अकरेंस रही हो, या फिर इंसानों ने अपनी ज़रूरत के लिए उनको बनाया, यानी कि उनका जो सरकमस्टांस है वो मैन मेड रहा हो। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई चीज़ प्राकृतिक रूप से बनती है या पुराने ज़माने के अंदर इंसानों ने उसका आविष्कार करा होगा अपने अपने ज़रूरत के लिए, वक्त और हालातों के अनुसार, ठीक है। ये सिंपल मीनिंग हो गया आर्क्योमेट्री का, ठीक है। तो वर्ड आर्क्योमेट्री जो है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, अब आपको ये लाइन जो अंग्रेजी में यहाँ पर गिवन है आराम से समझ में आ जाएगी। इट रेफर्स टू अ रेंज ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स। बड़ी सारी साइंटिफिक टेक्निक्स का तिगड़म का हम इस्तेमाल करते हैं, बड़े सारे साइंटिफिक एनालिसिस हम यहाँ पर करते हैं, ताकि जो भी एंशियंट ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं वगैरह, मटेरियल, अवशेष जो भी हमें मिल रखे हैं, हम बेसिकली उन साइंटिफिक टेक्निक को यूज़ करके कुछ ना कुछ उनके अंदर मेजरमेंट कर सकें। और वो कुछ ना कुछ चीज़ें क्या है मेजर करने वाली, ये आपको जो पैराग्राफ की आने वाली लाइन्स हैं ये आपको बता देगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया, या तो हम उनकी डेट को या एज को पता कर रहे हैं, प्लेस को पता कर रहे हैं, ओरिजिन को पता कर रहे हैं, और सरकमस्टांसेस को पता कर रहे हैं कि उनका जो ओरिजिन का जो सरकमस्टांस है वो क्या रहा था, या तो वो प्राकृतिक रूप से, कुदरती रूप से, नेचुरली बनाए गए थे ज़मीन के अंदर जियोलॉजिकली, या फिर इंसानों ने धरती से उनको निकाल कर कुछ ना कुछ उनका बनाया था नेचुरल चीज़ों से, मिनरल से, और बाद में जब इंसानों की डेथ हो गई या फिर एक पूरा का पूरा सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, तो दोबारा से वो ज़मीन के अंदर गड़े हुए मिले हैं अवशेष के रूप में आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है। अब अगर हम इस दिशा में थोड़ा सा डीप डिगिन करें, आर्क्योमेट्री की फील्ड में थोड़ा सा अगर हम डिटेल में बात करें, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, राइटर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो कि अगर हम किसी पॉटरी का, मटके वगैरह या कोई भी जो वस्तु है अगर ऐसी, या फिर मेटल आर्टिफैक्ट्स जो है, यानी कि टेराकोटा की कोई चीज़ें हैं, मिट्टी की कोई चीज़ें हैं, या फिर मेटल आर्टिफैक्ट्स हैं, अगर हम उनका केमिकल एनालिसिस करें, ठीक है, लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर, तो हमें कुछ ना कुछ उससे हिंट मिलते हैं कि ये कैसे प्रोड्यूस करे गए होंगे इंसानों के द्वारा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ दे वर प्रोड्यूस्ड, तो मैंने आपको बता दिया, या तो कुछ चीज़ें नेचुरली अकर होती हैं,
या तो इंसान उनको बनाते हैं। फिलहाल इस पैराग्राफ के अंदर जो राइटर का पूरा जो फोकस है वो मैन मेड चीज़ों के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि पॉटरी आपको नेचुरल रूप से तो मिलेगी नहीं, और मेटल के आयरन और आपको मिल सकते हैं नेचुरली, लेकिन यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स लिखा हुआ है। तो यानी कि जो राइटर है वो आपसे यहाँ पर मैन मेड चीज़ों की बात कर रहे हैं। अब पॉटरी और मेटल आर्टिफैक्ट्स की जो केमिकल एनालिसिस है ये हमें कैसे बता सकती है कि हाउ दे वर प्रोड्यूस। नॉर्मल सी बात है दोस्तों, देखो जो पॉटरी है वो उसके अंदर कोई ना कोई मिट्टी जो है वो इस्तेमाल हुई है। एग्जाम्पल के लिए आप बिल्कुल बेसिक लेवल से आप इसको समझो, जैसा कि हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है हिस्ट्री के NCERT और तमिलनाडु की बुक में, कि मिट्टी है, ठीक है, उसके अंदर आप मिट्टी को गीला कर रहे हो और उसके बाद आपने उसको जलाया, तो वो आपको मिल गया एक प्रकार से एक टेराकोटा का स्ट्रक्चर, जो कि ठोस होता है, मजबूत होता है, और एज़ कम्पेयर टू गीली मिट्टी वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपको ये काम नहीं करना है, जलाना नहीं है, तो आप इसे सन ड्राई भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम NCERT वगैरह में पढ़ते हैं सन ड्राइड ब्रिक्स, पॉटरी भी सन ड्राइड हो सकती है। और इंसान उसको किस किस चीज़ों के लिए यूज़ करते थे, तो हमें पता है कि पॉटरी जो है आज के समय में तो हम इसको कहते हैं कि ये एक वाटर को होल्ड करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए यूटेंसिल के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है, वाटर को स्टोर करने के लिए। लेकिन पुराने ज़माने में लोग इसमें और भी चीज़ें स्टोर करते थे। अपने कपड़े को स्टोर करने के लिए ये यूज़ होती थी, ज्वेलरीज को स्टोर करने के लिए यूज़ होती थी। अपार्ट फ्रॉम इट आपने एक वर्ड सुना होगा NCERT में जिसको हम कहते हैं परफोरेटेड पॉटरी, ठीक है, ऐसी पॉटरी जिसके अंदर इस प्रकार के हैंडल के साथ, या हैंडल ना भी हो तो बड़े सारे छेद बने रहते थे, और ये मेहमानों के लिए यूज़ करी जाती थी। इसके अंदर कुछ स्पेशल जो लीव्स होती थी वो रखी जाती थी। फिर ये एक प्रकार से अल्कोहलिक ड्रिंक बन जाती थी, जो कि स्पेशल ओकेशंस पर मेहमानों को सर्व करने के काम आती थी, ठीक है, दिस अल्कोहलिक ड्रिंक। तो पॉटरीज के बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के जो हैं वो पर्पस हमें देखने को मिलते हैं जब हम हिस्ट्री से जुड़ी हुई बुक्स को देखते हैं, और ये वाली इंफॉर्मेशन NCERT वगैरह के अंदर भी गिवन है। मेटल आर्टिफैक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे प्रोड्यूस होते थे, इसकी केमिकल एनालिसिस कैसे करी जा सकती है। जैसे आप ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में ना जाकर अगर मैं आपको एक ईजी सा एग्जांपल बताऊं, हड़प्पा से रिलेटेड। हड़प्पा में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर आपको एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का क्या देखने को मिलता है, एक छोटा सा प्यारा सा स्टैचू, जिसके बारे में UPSC ने 2025 में क्वेश्चन पूछा था, और काफ़ी होशियार बच्चे इसको भी गलत कराए थे। UPSC ने पूछा था डांसिंग गर्ल जो कि हड़प्पा में मिली है वो किस चीज़ से बनी हुई है। ऑप्शंस ऐसे थे कि टेराकोटा से, ब्रॉन्ज से, ठीक है, कॉपर से, किस चीज़ से वो बनी हुई है। तो आंसर वॉज ब्रॉन्ज, ठीक है। 2025 का डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। तो ये जो डांसिंग गर्ल है, हाँ मयूर कुछ कह रहे हो आप? हाँ, टेक्निक नहीं पूछी, मैं टेक्निक के बारे में बात करने जा रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पर केमिकल एनालिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो है ये एक प्रकार का, हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टैचू है जो कि मेटल से बना हुआ है। इस चीज़ को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ब्रॉन्ज एक मेटल है, ठीक है। और ब्रॉन्ज जो है वो नेचुरली अकरिंग मेटल तो होता नहीं है। ब्रॉन्ज कैसे बनता है बताओ आप लोग मुझे, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप अब तो जान ही गए होगे, और हम उपेंद्र सिंह पढ़ रहे हैं क्या? शाबाश। ब्रॉन्ज जो बनता है वो मिक्सचर होता है एक प्रकार से कॉपर का और टिन को मिक्स करके बनता है, ठीक है।
अब आपको एक चीज़ पता होगी जो कि मैंने आपको बेसिक फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस में 6 क्लास की एनसीईआरटी और हिस्ट्री वगैरह के अंदर, ये तमिलनाडु वगैरह के अंदर कवर करवाई थी। एक नाम होता है टेक्निक का जिसको हम कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। हम क्या करते हैं, मान लो ये एक एप्पल है, हमें इसका एक मेटल वाला एप्पल चाहिए, ब्रॉन्ज का एप्पल चाहिए इमेजिन कर लो। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको बेसिकली जो टेराकोटा है उससे कवर करेंगे, उसके अंदर फिर ये जो इसका ढांचा हमारे पास आ गया जैसे एप्पल का, इसके अंदर एक होल करेंगे, ये पूरा का पूरा फिल कर देंगे हम एक हॉट मोल्टेन मेटल से, सूखने देंगे। फिर ऊपर का जो इसका टेराकोटा का जो स्ट्रक्चर है जो आउटर सरफेस पर है उसे हम तोड़ देंगे, ठीक है, उसे हम तोड़ देंगे। और उसके बाद अंदर जब वो सूखने के बाद मेटल जब जमकर वो बाहर निकलेगा तो हमें मिल जाएगा एक मेटल का एप्पल। सिमिलरली बड़ी सारी पुराने ज़माने के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह उसके आसपास का जो ज़माना था वहाँ पर इसी प्रकार के मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स थे वो हमें लॉस्ट वैक्स टेक्निक से देखने को मिलते थे। ये टेक्निक बहुत पॉपुलर थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। तो अब इसका जब केमिकल एनालिसिस करा जाएगा ऐसी चीज़ों का, तो यहाँ पर हमें कितने सारे राज देखो पता लगते हैं कि ब्रॉन्ज जो है इट इज़ नॉट अ नेचुरली अकरिंग मेटल। हड़प्पन्स जो थे दे वर फेमिलियर विद द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। वो ब्रॉन्ज के बड़े सारे स्टैचूज और आर्टिफैक्ट्स बनाते थे बाय यूजिंग वेरियस साइंटिफिक टेक्निक्स जैसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब इस पूरी प्रक्रिया के अंदर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि ह्यूमन बीइंग की इतिहास में शुरू से जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट रही है वो रही है इंसानों की साइकोलॉजी, और उसी साइकोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है उसकी इन्वेंशंस जो कि डिपेंडेंट है, जो कि बेस है। इंसानों की इन्वेंशन लाई करती है हमेशा एक बेस के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि होती है उनकी क्रिटिकल थिंकिंग की पावर। अब आप कहोगे सर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, आप कृपया ये कहानी ना बनाएं, ये कहानियाँ ना सुनाओ, आप हमें डायरेक्टली जो लिखा हुआ है यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में वो बातें बताओ, घुमा फिरा के ये साइकोलॉजी वाइकोलॉजी को नहीं जानना है हमें। दोस्तों आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी। क्यों जाननी पड़ेगी, अभी आगे वाले पैराग्राफ के अंदर मैं इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करूँगा, लेकिन अगर बात यहाँ पर हो ही रही है तो मैं पहले ही आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंसानों की साइकोलॉजी की, उसकी इन्वेंशंस की, और इंसानों की साइकोलॉजी और इन्वेंशंस उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पर जो होती है वो बेस्ड होती है। कहने का मतलब हमारा ये है कि इंसानों का आगे चलकर जब जीन एनालिसिस करा गया, या जिसको हम जीनोम एनालिसिस भी बोलते हैं, उनका डीएनए और आरएनए एनालिसिस जब करा गया, तो आप एक चीज़ जानते हो कि इंसानों के इवोल्यूशन के अंदर जैसे जैसे मानव सभ्यता का जब विकास हुआ है, उनके जीन हमेशा जैसे आज हैं वो पहले उतने वैसे नहीं थे। हर एक जीन के अंदर ह्यूमन की इवोल्यूशन के साथ जैसे डीएनए आरएनए जो हैं ये ह्यूमंस इवॉल्व होते चले गए, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता चला गया, जिससे इंसानों की जो साइकोलॉजी जो थी, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग की जो पावर थी, उनके अंदर एक बूस्ट होता हुआ चला गया। देवर बूस्टिंग अप विद टाइम, विद जनरेशन, विद सेंचुरीज, जैसे जैसे वक्त ज़माना हालात जो बदले। क्योंकि अगर इंसानों के अंदर ये जो डीएनए आरएनए जीन एनालिसिस, जीनोम टेक्नोलॉजी या जीनोम एनालिसिस जो है, अगर हम इसको स्टडी करें, आप इसको आज की ह्यूमन बीइंग से कंपेयर नहीं कर सकते। आप अगर ये पुराना हड़प्पन सभ्यता का अगर कोई इंसान है तो इसके दिमाग को आप आज के इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो जो चीज़ें आज की दुनिया में 2025 में आज हम बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ें आज की दुनिया में जो अवेलेबल हैं वो उस ज़माने में भी अवेलेबल हो जाती, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये पूरी दुनिया को इंसानी तो आगे खींच कर लेकर आए हैं। लेकिन ये जो जीन एनालिसिस जो है, आरएनए एनालिसिस जो है, स्पेशली द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए स्टडीज़, हमें ये बताती हैं कि धीरे धीरे करके ही इंसानों का जो विकास है
वो उनके बायोलॉजिकल विकास के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि उनके दिमागी विकास और उनकी जो मानसिकता है, उनका जो मानसिक संतुलन है, उनका जो मनोवैज्ञानिक स्तर है, ठीक है, लाइक मेंटल स्टेट, क्रिटिकल थिंकिंग की पावर, इन्वेंशन की पावर, या साइकोलॉजिकल थिंकिंग उनकी, उनका एक खुद का अपना अस्तित्व, अपने आप को सोचने का, ये धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ है, जिसके लिए इंसानों को शुरू से ही चाहिए थी एक चीज़, और वो था टाइम। पहले के ज़माने में इंसानों के पास होता था टाइम कम, और बाद में होने लगा वो टाइम ज़्यादा। आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, एक दिन में 24 घंटे ही तो होते हैं, तो टाइम कम कैसे हो सकता है पुराने इंसान के पास और आज के टाइम में टाइम ज़्यादा कैसे? बिकॉज पुराने ज़माने के अंदर जो मॉर्टेलिटी रेट था, जिस रेट पर इंसान मरते थे, वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। धीरे धीरे करके वो कम होता जो हुआ चला गया। आप जब हड़प्पा का चैप्टर आगे चलकर उपेंद्र सिंह की इस सेकेंड एडिशन की बुक में मेरे साथ पढ़ोगे ना, यहाँ पर बहुत ब्रिलियंट केस स्टडीज़ दे रखी हैं। केस स्टडीज़ इस बारे में दे रखी हैं कि हड़प्पा का जो इंसान है, ऑन एन एवरेज वो कितना जीता था। जब उसका स्केलेटन स्टडी वगैरह करा गया हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, जो भी हमें बोन के फ्रेगमेंट्स, ह्यूमन स्केलेटन्स जो हमें मिले हैं, वो ऐसा बताते हैं कि 18, 20, 25 साल, 25 से 26 साल वॉज द मैक्सिमम। कि आज के ज़माने में कोई अगर 80-85 साल का कोई बुढ़ा या बुढ़िया है, वो इतना जी जाते तो हम कहते हैं बहुत जी गया। 90 साल जी गया तो हम कहते हैं भाई काफ़ी है, इसका जीवन जो है वो एक बढ़िया जी गया, मतलब ये इसने पूरी दुनिया में सब कुछ ही देख लिया। तो 20, 25 और 26 साल के आसपास हड़प्पा सभ्यता के साथ जुड़े हुए लोगों का उस ज़माने के अंदर जी जाना बहुत माना जाता था। तो वक्त कम था इंसान के पास। उनका जीन एनालिसिस को अगर हम देखें, उनके जीनोम एनालिसिस को देखें, उनका डीएनए आरएनए जो बदल रहा था, उसकी जो सीक्वेंसिंग हो रही थी। अगर आपको इतना टेक्निकल टर्म्स के अंदर नहीं जाना है तो मैं आपको बस आसानी से बता देना चाहता हूँ। इंसानों का जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बदल रहा था, जिसके बेसिस पर उनका साइकोलॉजिकल जो लेवल है वो बदल रहा था, जिससे उनकी इन्वेंशन और क्रिटिकल थिंकिंग की जो पावर जो डेवलप हो रही थी इंसानों के अंदर, वो धीरे धीरे कर हो रही थी। और जिन इंसानों के अंदर डेवलप हो भी रही थी, तो जीने के लिए साधन थे नहीं इंसानों के पास, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह तो थी नहीं, तो वो कम जीते थे। आगे चलकर इंसान ने जब ज़्यादा जीना शुरू करा, उसका जो मोर्टेलिटी रेट है इंसानों का वो कम होना शुरू हुआ, उनकी जो जीवन रेखा है वो बढ़ने लगी। तो इंसान फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच पाए, नई नई चीज़ें इन्वेंट कर पाए। ये सारी चीज़ें साथ में इंटरकनेक्टेड हैं। आप जब इसको रिवाइज करोगे तो इन लाइंस के पीछे जो हिडन मीनिंग है वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगले पैराग्राफ में जो टेक्निकल वर्ड्स हैं मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मैं इस पैराग्राफ में ये सब जो लिख रहा था ये क्या बातें कर रहा था। लेकिन वहीं पर अगर हम पीछे मुड़कर इन सब चीज़ों को देखें, आप एक चीज़ देखो, जो केमिकल एनालिसिस हो रही है पुराने ज़माने के अंदर मिली हुई चीज़ों की, धातुओं की, वस्तुओं की, वो तो आज जाकर हो रही है लेबोरेटरी वगैरह के अंदर। लेकिन उस ज़माने का इंसान जो है वो इतना सोच सकता था कि क्या होता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। हालांकि ये नाम अंग्रेज़ी में आज के ज़माने में हम देते हैं, लेकिन इंसानों को समझने की कोशिश करो दोस्तों कि पता था कि उनको मेटल का अगर कोई स्टैचू बनाना है, हड़प्पन्स को ये पता था कि उनको ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल बनानी है, मेटल का एक एप्पल या कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल बनाना है, तो वो कैसे बनाना है, क्योंकि मेटल को पिघलाना भी अपने आप में एक साइंटिफिक चीज़ है। दो मेटल को मिक्स कर कर, कॉपर और टिन को मिक्स कर कर, जो कि कुदरती रूप से मिल जाते हैं लेकिन ब्रॉन्ज नहीं मिलता है, ऐसे किसी मेटल को इन्वेंट करना, ये भी उनकी एक साइकोलॉजिकल स्टेट को, एक क्रिटिकल थिंकिंग पावर को दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि इंसानों ने उस ज़माने के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे प्रोड्यूस करी, हाउ दे वर प्रोड्यूस्ड। एंड जब हम बात करते हैं हाउ दे वर प्रोड्यूस्ड, इसी चीज़ से इंसानों की ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे थे, फिर चाहे वो उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट हो या साइकोलॉजिकल पावर हो, या जिसको हम बोल रहे थे क्रिटिकल थिंकिंग की पावर, ये सारी की सारी इंसानों की झलकती है फ्रॉम दिस लाइन कि हाउ सच थिंग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है। और अगर हम जो केमिकल कॉम्पोजिशन है चीज़ों के अंदर, जो भी लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो केमिकल कॉम्पोजिशंस हमने पता लगाया, साइंटिस्टों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, इन सब ने मिलकर जो पता लगाया, तो वो केमिकल कॉम्पोजिशन का कंपैरिजन हमें ये भी बताता है, स्पेशली मेटल आर्टिफैक्ट्स के अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो हमें ये बताता है कि अलग अलग प्रकार के ओर्स जो है
ओर्स क्या होता है? कच्चा फॉर्म का मेटल जिसको आगे चलकर प्रोसेस करना पड़ता है। तो हमें ओर्स जो हैं वो पता लगते हैं कि इंसान उस ज़माने में कौन कौन से मेटल्स के साथ फेमिलियर थे, ठीक है, और उनके सोर्सेज क्या क्या थे। कि अगर हम ये बोलें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर हमें गोल्ड की ज्वेलरीज देखने को मिलती हैं, तो हड़प्पन्स जो थे वो इतनी इंटेलिजेंट थे कि वो गोल्ड को प्राप्त कर पा रहे हैं, फिर चाहे वो उसको राजस्थान के खेतरी माइन से क्यों ना लेकर आ रहे हो। तभी दोस्तों मैंने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको कहा था कि अगर आगे चलकर उपेंद्र सिंह के इस टेक्स्ट को अगर आपको समझना है, 6 क्लास की तमिलनाडु और एनसीईआरटी की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए बच्चों वाली हैं। खेतरी माइंस वगैरह, लॉस्ट फैक्ट्स टेक्निक वगैरह, ये हमारी एक ऐसी चीज़ है कि हम बुढ़ापे में और जवानी की चीज़ों को याद कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जब हमने फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस की स्टार्टिंग करी थी, ये सारी टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें, ये सारी टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स हम वापस डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ दोबारा से बार बार इसलिए बताता रहता हूँ, आपकी रिवीजन हो जाएगी और आप लॉस्ट फील नहीं करोगे एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। तो अब एक चीज़ सोचो, देखो, जब हम इंसानों की साइकोलॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग की यहाँ पर तारीफ़ कर रहे हैं, तो एक तारीफ़ करना उनकी यहाँ पर भी बनती है कि इंसान जो ओर्स को मतलब बेसिकली उस टाइम पर आइडेंटिफाई कर पाए, उसको खुदाई कर कर प्राप्त कर पाए, तो आज भी ओर्स को, मेटल की ओर्स को प्रोसेसिंग करने के लिए, करवाने के लिए हमें उनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में दोस्तों उनको भेजना पड़ता है उनकी क्लीनिंग वगैरह करवाने के लिए, और तब हम एक प्योर तरीके का जो मेटल है वो ऑब्टेन कर पाते हैं। लेकिन उस ज़माने में क्या इंसानों के पास ऐसे साधन या संसाधन थे क्या? बिल्कुल भी नहीं थे। द आंसर इज़ क्रिस्टल क्लियर मैनर में द आंसर इज़ नो। लेकिन फिर भी वो लोग इतना बेहतरीन एक प्रकार से स्कल्पचर या स्टैचूज लाइक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल वो लोग बना सके। और ये तो सिर्फ हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले भी जो मानव सभ्यता थी वो कुछ ना कुछ तो डेवलप कर ही रही थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी हज़ारों साल पहले कुछ ना कुछ इंसान इस तरीके की चीज़ों का यूज़ कर रहे थे या फिर उसको डेवलप कर रहे थे, उसको इन्वेंट कर रहे थे, अपनी क्रिटिकल ह्यूमन थिंकिंग पावर का इस्तेमाल कर कर उससे अपने एंटरटेनमेंट के लिए कह लो, चाहे यूज़ पर्पस के लिए कह लो, वस्तुएं जो हैं वो बना रहे थे, ठीक है। अब अगर हम लोग इतनी टेक्निकल चीज़ों में ना घुसकर बिल्कुल एक बेसिक बात करें जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको ये देखने को मिलेगा, आर्कियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों ने, स्पेशली साइंटिस्टों ने, जब अलग अलग जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं वहाँ पर जो मिट्टी है उसका जब केमिकल एनालिसिस करा, तो उससे बहुत सारी ह्यूमन लाइफस्टाइल के बारे में, इंसान जिस तरीके से अपने जीवन को बिताते थे, ह्यूमन लाइफस्टाइल के बारे में बड़े सारे राज खुलकर आते हैं इंसानों के सामने, ठीक है। लाइक किसी एक पर्टिकुलर जगह पर इंसान या इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो कितनी थी, वो कौन कौन सी एक्टिविटी वहाँ पर करा करते थे, क्या वो पशुपालन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ये सारे राज हमें मिट्टी के केमिकल एनालिसिस से पता लग जाते हैं। आप कहोगे हाउ, कैसे संभव है ये? मिट्टी के अंदर केमिकल एनालिसिस करने से, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करने से हमें ये कैसे पता लग सकता है कि वहाँ पर इंसान रह रहे थे कि नहीं रह रहे थे? आप कहोगे क्या स्केलेटन पता करके? नहीं दोस्तों, स्केलेटन की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर प्योर तरीके से सिर्फ मिट्टी की स्टडी की बात हो रही है कि मिट्टी का केमिकल एनालिसिस करना है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल देखो जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो क्या है, हम ये चीज़ बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि इंसानों की या जानवरों की जो पॉटी होती है, जब उसको हम, ये वाली चीज़ें हम PMFIS के एनवायरनमेंट के लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। एनिमल एक्सक्रीटा हो या ह्यूमन एक्सक्रीटा हो, इंसानों के, जानवरों की किसी की भी जो पॉटी है, जब वो ज़मीन के अंदर मिट्टी में मिलती है, आज हम उसको एनवायरनमेंट या एग्रीकल्चर भाषा के अंदर क्या क्या देते हैं कि वो बहुत अच्छी एक खाद बन जाती है। इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं एक बहुत अच्छा वो मैन्योर बन जाता है, विच इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव एज कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के साथ दिक्कत क्या होती है? दीज आर केमिकल्स जो कि फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। तो ये तो आज के ज़माने की बात हो गई। इसको हटाकर अगर हम फोकस करें अपना इस चीज़ के ऊपर, तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज अ खाद और मैन्योर, हमें ह्यूमन एक्सक्रीटा जो मिट्टी में मिलता है या एनिमल एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा,
इंसान और जानवरों की पॉटी जो मिट्टी में मिलकर एक प्रकार से खाद का काम करती है। आगे चलकर ये इंसानों को पता लगा कि खेती बाड़ी में इस प्रकार की जो मिट्टी है वो ज़मीन को, खेती बाड़ी वाले इलाके को काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भूमि बनाएगी। ये तो इंसानों को आगे चलकर पता लगा, लेकिन साइंटिस्टों ने इससे क्या इंस्पिरेशन ली, उनको क्या इंसाइट मिली? वो इंसाइट उनको ये मिली कि बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी की स्टडीज़ ये कहती हैं कि एक्सक्रीटा किसी का भी हो, जब वो मिट्टी के अंदर जाके शामिल होता है तो उसके अंदर, मिट्टी के अंदर फिर जो नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि दिस एक्सक्रीटा इज कैरिंग विद इन इटसेल्फ नाइट्रोजन। ठीक है, तो सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है। अब आप देखना कितनी धमाकेदार स्टडी जो है, इससे हमें पता लग सकती है एक मिट्टी के केमिकल एनालिसिस से। लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर मिट्टी का केमिकल एनालिसिस करा गया होगा, मिट्टी के अंदर केमिकल एनालिसिस से लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में ये पता लगा कि इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन है। चलो ठीक है, अब ऐसे करते करते साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट मिलकर एक बारी महाराष्ट्र चले गए। महाराष्ट्र के अंदर एक साइट है 6th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर, जब आप पहले चैप्टर को पढ़ते हो तो कि इंडिया का मैप गिवन है, और उस जो वो मैप वहाँ पर जो गिवन है उसके अंदर आपने एक साइट का नाम सुना होगा, इनाम गांव। ठीक है, इनाम गांव क्या है? इनाम गांव एक चैल्कोलिथिक साइट है। ठीक है, और आपकी मेमोरी को जस्ट ब्रशअप करने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो चैल्कोलिथिक साइट होती है, जो चैल्कोलिथिक पीरियड होता है, उसे हम लोग कॉपर एज भी कहते हैं, या जो दूसरा नाम हमने इसका पढ़ा था पूनम दलाल दहिया बुक के अंदर, वो हमने पढ़ा था, इसको हम स्टोन कॉपर एज भी कहते हैं। यहाँ पर बड़े सारे जो आर्टिफैक्ट्स और वस्तुएं इंसान यूज़ करने लग गए थे वो कॉपर की बनी हुई करने लग गए थे। तो ये एक ऐसा आर्कियोलॉजिकल एरा होता है जिसको हम चैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं, या कॉपर एज, या स्टोन कॉपर एज कहते हैं, जहाँ पर ह्यूमंस, ध्यान से समझना इस चीज़ को, आपको रिकॉल करवाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे हम अनगिनत बार इस चीज़ का एनालिसिस कर चुके हैं अपनी बेसिक फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस के अंदर, कि इंसान जो हैं वो प्राइमरीली क्या कर रहे थे, जैसा कि हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी वगैरह में डिस्कस करा था, प्राइमरीली वो इस एज के अंदर स्टोन टूल्स को यूज़ करते थे, ज़्यादातर तो ये यूज़ करते थे, बट दे ऑल्सो बिगेन यूजिंग कॉपर टूल्स। शुरुआत कर दी थी उन्होंने कॉपर टूल्स को यूज़ करने की अलॉन्ग विद स्टोन्स, इसलिए इसको हम लोग स्टोन कॉपर एज भी कहते हैं। ठीक है, तो वो कॉपर्स के बने हुए टूल्स, कॉपर के बने हुए वेपन्स, या घरों में यूज़ होने वाले जो यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं, यूटेंसिल्स वगैरह जो होते हैं, इनको यूज़ करना इंसानों ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और ये जो चैल्कोलिथिक पीरियड है, कॉपर एज, स्टोन कॉपर एज का ये जो पीरियड है, ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है, जिसके बाद जैसे मतलब मान लो कि यहाँ पर है ये आपका चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज के बाद जो आपको टाइम पीरियड देखने को मिलता है, डैट इज ऑफ पॉलिश स्टोन टूल्स वाली एज, जिसको आप कहते हो न्यूलिथिक एज। एग्रीकल्चर यहाँ पर चरम सीमा के अंदर पहुँच गया था, और इससे पहले जो जस्ट एज चलती है डैट इज ब्रॉन्ज एज। दोस्तों, आपके लिए मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन कितने इजी हैं या कितने डिफिकल्ट हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछना बहुत पसंद होता है एग्जामिनर को। आप किसी भी एग्जाम की चाहे बात कर लो कि पहले क्या आया बाद में क्या आया, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करवाना हर एग्जामिनर की फितरत होती है। फिर चाहे आप बेसिक से बेसिक छोटे से छोटे एग्ज़ाम की बात करो, लाइक पटवारी या नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम होता है, यूजीसी नेट की अगर आप बात कर लो, यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, आरओ की, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछना एग्जामिनर्स को बहुत पसंद होते हैं, और पीवाईक्यूज साफ तरीके से बताते हैं हमें ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर इंसान जो है चैल्कोलिथिक पीरियड की जो तारीफ़ जो करी जाती है वो इसलिए करी जाती है क्योंकि यहाँ पर इंसान एक मुकाम हासिल कर चुका था। एक तो उसके अंदर इतनी क्रिटिकल थिंकिंग और साइकोलॉजिकल टेम्परमेंट आ गया था कि वो एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो चुका था, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में सोच सकता था, प्लस ह्यूमंस वर ऑल्सो फेमिलियर विद मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है?
मेटल्स को मोल्ड कर कर उनका तोड़ मोड़ कर कर कोई एक चीज़ बनाना, वस्तु बनाना, जो कि इंसानों के जीवन में जो भी वो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके वो काम आ सके, उनकी बेसिकली डेली लाइफ में, रोज़मर्रा के जीवन में उनकी हेल्प हो सके। तो खैर, चैल्कोलिथिक एज का मतलब या चैल्कोलिथिक एरा का मतलब मैंने आपको समझा दिया। कमिंग बैक टू द टॉपिक जो हम बात कर रहे थे, चैल्कोलिथिक साइट एक इनाम गांव, कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। अब इस साइट के अंदर ना आर्कियोलॉजिस्ट ने और साइंटिस्टों ने एक इसी साइट पर जाकर एक घर को स्टडी करा। अब उनको ये पता लगाना था कि क्या यहाँ पर जो इंसान हैं वो बड़े सारे एनिमल्स जो हैं उनका भी पशुपालन करते थे क्या? क्या वो एनिमल रेयरिंग या एनिमल हस्बेंड्री को प्रैक्टिस करते थे कि नहीं करते थे? और अगर करते थे तो ये जो एनिमल्स जो थे, ठीक है, ये एनिमल्स जो थे ये वो रखते कहाँ थे? घर के अंदर रखते थे या घर के बाहर रखते थे? ये गुत्थी जो है ये उनको सॉल्व करनी थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, केमिकल एनालिसिस जो मिट्टी का था, इससे पता लगाने की कोशिश करी। अपने सारे सवालों के जवाब जो थे वो उनके सामने आ गए। ठीक है, सवाल आप समझ गए होंगे कि एनिमल रेयरिंग और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पता लगाना है, और अगर वो हो मतलब एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रेयरिंग प्रैक्टिस हुआ भी करती होगी तो जानवर कहाँ इंसान जानवर कहाँ बांधता था? घर के अंदर बांधता था उनको, या वरांडे या अपने बगीचे के अंदर, या घर के बाहर आंगन में, रोड पर, कहाँ बांधता होगा? तो इनाम गांव की साइट हमें ये बताती है, यहाँ पर जब मिट्टी को स्टडी करा गया आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्टों के द्वारा, तो उन्होंने ये देखा घर के बाहर जो कोर्टयार्ड जो है उसके अंदर हायर अमाउंट के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट मिला है एज कंपेयर टू घर के अंदर। अब ये चीज़, एक चीज़ का खुलासा ये करती है, इस वाली स्टडी ने एक चीज़ का खुलासा ये करा कि लोग जो थे उस ज़माने के अंदर वो अपने जानवरों को बांधते थे अपने कोर्टयार्ड में, घर के बाहर जो आंगन या जो वरांडा होता है वहाँ पर। जैसे आज भी गांव वगैरह के अंदर शेड या टीन वगैरह लगाकर घर के बाहर जो है वो चारा वगैरह बनाकर एक टंकी में, सीमेंट वगैरह की जो टंकी होती है वहाँ पर गाय भैंसों को चारा खिलाया जाता है। वो घर के बाहर बंधी होती है आंगन या वरांडे के अंदर, और लोग जो है वो घर के अंदर रह रहे होते हैं। ये चीज़ पता कैसे लगी? क्योंकि वरांडे में, आंगन में, उस कोर्टयार्ड में जो मिट्टी था, मिट्टी जो थी उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट हायर था। तो नाइट्रोजन कंटेंट हायर क्यों हुआ? घर के अंदर इतना नाइट्रोजन कंटेंट क्यों नहीं था? कोई पक्का हाउसेस तो थे नहीं, ठीक है। अगर पक्का हाउसेस थे भी, गेरुआ वगैरह से, आप जानते हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह के अंदर गेरुआ वगैरह से जो ज़मीन थी उसको लीपा जाता था, है ना, गोबर को और गेरुए को मिक्स करके। आज भी गांव में बहुत सारे घर जो हैं वो गोबर से और गेरुआ, जो कि लाल कलर का पाउडर होता है, जो कि मैंने आपको बताया भी था, उसको याद करने का तरीका ये है कि शाहरुख खान और काजोल का जो गाना है दिलवाले मूवी का, रंग दे तू मोहे गेरुआ, ठीक है, वो उसी कलर का पाउडर होता है, समथिंग लाइक ऑरेंजिश एंड रेडिश। तो उससे गांव में आज भी बहुत सारे, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में लोग घर लीपते हैं, उसको शुभ माना जाता है, गाय के गोबर और गेरुओं के मिक्स करके। चलो, इस प्रकार के घर भी मान लो अगर होते होंगे, ठीक है, लेकिन अंदर नीचे ज़मीन के अंदर मिट्टी तो है ना। ऐसा तो नहीं कि हड़प्पन से या कोई भी, जो हम हड़प्पा की तो पहली बात ही नहीं कर रहे, हम तो चैल्कोलिथिक एज की बात कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि टाइलें लगाते होंगे लोग उस टाइम पर घर में, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। तो जब उसकी मिट्टी को स्टडी करा गया, घर के अंदर की मिट्टी को, और घर के बाहर जो गलियारा था, जो वरांडा था, जो आंगन था, तो वहाँ पर हमें नाइट्रोजन कंटेंट मिट्टी के अंदर ज़्यादा देखने को मिला। और ये चीज़ ये शो करता है कि इंसानों और एनिमल्स की जो पॉटी होती है, एक्सक्रीटा जो उनका होता है, जब मिट्टी के साथ वो मिक्स हो जाता है तो उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है। तो नाइट्रोजन कंटेंट अगर बढ़ गया है बाहर वाले गलियारे, वरांडा, आंगन वाली मिट्टी का एज़ कम्पेयर टू घर के अंदर वाली मिट्टी का, तो ये चीज़ ये शो करता है कि लोग एनिमल्स को बाहर बांधा करते होंगे और ख़ुद घर के अंदर रहा करते होंगे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं
वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज हम 2025 में बैठ के अपना इतना दिमाग लगा रहे हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, लेकिन ये चीज़ें आज जो हम देख रहे हैं ये रिफ्लेक्शन देख रहे हैं पास्ट की। ये आज हम अपनी साइकोलॉजी को, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो पुराने ज़माने के लोगों का लाइफस्टाइल और ये उनका लिविंग स्टैंडर्ड या फिर जैसे भी वो रहते थे उसको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस ज़माने के जो लोग हैं अपनी क्षमता के अनुसार वो इतना दिमाग लगा चुके थे कि उनको जानवरों को कैसे बांधना है, जानवरों को उनको कब तक यूटिलाइज करना है, क्या वो जानवर उनको दूध देंगे, क्या तभी तक उनका उसको उपयोग करना है, या फिर कोई जो गाय है भैंस है जब वो दूध देना बंद कर देगी तो क्या वो उनके खाने पीने के काम आ सकता है, क्या उसको काट कर वो खा जाएंगे उस बकरे को, बकरी को, गाय को, भैंस को। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंसान पुराने ज़माने से ही, जब से इंसानों की सभ्यता चली आ रही है, धीरे धीरे कर कर ये इंसान चीज़ें करते चले आ रहे हैं। इंसानी सभ्यता जैसे जैसे वो डेवलप होती चली गई। और इसी के साथ फिर हम अगले पैराग्राफ के अंदर, अगली क्लास के अंदर हम ये वाली चीज़ पढ़ेंगे कि इंसान की इसी क्षमता को, उसकी साइकोलॉजिकल पावर को, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को, उसके साथ जुड़ी इन्वेंशंस को समझने के लिए कैसे हमें दूसरी फील्ड काम आती है, डैट इज मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड डीएनए एनालिसिस, विच इज़ यूज्ड विद द स्टडी ऑफ पेलियो ऑन्टोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम डेड रिमेन्स को, डेड ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स को स्टडी करते हैं ओवर इनॉर्मस पीरियड ऑफ टाइम, जो कि बहुत लंबे साल पुराने, बहुत लंबे दशकों से गड़े हुए हैं, सेंचुरीज अगो पहले वो गड़े हुए हैं, उनके स्केलेटन रिमेन से हमें बहुत सारे राज पता लगते हैं कि वो दिखा कैसे करते होंगे पुराने ज़माने के लोग। वो क्या कॉन्टिनेंट छोड़कर चले गए, या देश छोड़कर चले गए, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर गए, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए। उनकी जीनोम एनालिसिस की, जीन्स की स्टडी क्या हमें बताती है। ठीक है, पैटर्न क्या था लोगों के माइग्रेशन का, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। लेकिन उसको समझने के लिए इन 2-3 कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना पड़ेगा, एक तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को और डीएनए स्टडीज़ को, ताकि हम होमिनिन इवोल्यूशन के बारे में पता लगा सकें। और क्या होता है ये होमिनिन इवोल्यूशन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।